नमस्कार, जोहार। मैं हूँ देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, आज 10 तारीख, 10 अप्रैल, और 14 अप्रैल वह तिथि है जिसे हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका याद करता है। मैं बात कर रहा हूं बाबा साहब अंबेडकर की। 14 अप्रैल यानी बाबा साहब का जन्मदिन। कहने की जरूरत नहीं है कि इस दिन चाहे सामाजिक सेवा के से जुड़े लोग हों या राजनीति से जुड़े लोग हों, बाबा साहब को अपना श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, उन्हें याद करते हैं। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक और कहानी है जिसे मैं आपको आज रूबरू करवाने आया हूं। दरअसल यह कहानी वर्ष 2020-21 का किसी वर्ष की है, और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं संजय रंजन जी, ये तब कमांडेंट हुआ करते थे मुसीबिनी में। घटना यह है कि 14 अप्रैल की दरमियानी रात यानी 12-13 अप्रैल को इनके पास इनके कर्मी आते हैं। इनके जो अनुचर होते हैं, कर्मी होते हैं, सेवादार होते हैं, आते हैं और मांग करते हैं, गुजारिश करते हैं कि उन्हें बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की अनुमति प्रदान की जाए। सुनने में अचरज हो सकता है, आखिर बाबा साहब जिसे देश अपना श्रद्धा सुमन चाहता है और एक समाज का एक बड़ा तबका उन्हें अपना आदर्श मानता है, उस आदर्श पर उस उस व्यक्ति के जन्मदिन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भी आदेश की जरूरत होती है। लेकिन उससे भी बड़ा अचरज की बात यह है कि संजय रंजन जी ने उन कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के अनुमति देने के बजाय कलकत्ता भेज दिया। और कलकत्ता क्यों भेज दिया, यह कहानी बहुत रोचक है। हम समझते हैं कि हर शख्स को उस कहानी को समझना चाहिए। तो चलिए आपको सीधे हम संजय रंजन जी से रूबरू करवाते हैं। संजय रंजन जी, क्या वह कहानी है? आपसे लोग आए थे बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की अनुमति मांगने के लिए, आपने तो उन्हें कलकत्ता भेज दिया। हुआ दरअसल है कि कुछ पुलिसकर्मी आए और नाश्ते का वक्त था। उस समय मैं कमांडेंट हुआ करता था मुसाबनी में। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो बाबा साहब अंबेडकर की एक मूर्ति कैंपस के बाहर लगी है, जहां वो जाना चाहते हैं माल्यार्पण के लिए। तो हमने कहा कि इसमें अनुमति की क्या आवश्यकता है। तो कर्मियों के चेहरे पे एक विषाद की रेखा खिंच गई। उन्होंने कहा, सर अनुमति की जरूरत है। तो बड़ा ही जिस व्यक्ति ने देश को संविधान दिया, जिस व्यक्ति ने जो व्यक्ति यहाँ के वंचितों का मुखर आवाज रहा, पूरे हिंदुस्तान का, जो समता समानता और न्याय के मसीहा माने जाते हैं, तो हमने कहा कि आवश्यकता तो नहीं है अनुमति की। तो सबने चुप्पी साध ली। तो पुलिस में इतने वर्षों से हूं तो मुझे समझने में देर नहीं लगी। मैंने कहा ठीक है, आधे घंटे का वक्त दीजिए, मैं सोचकर आपको बताता हूँ। तो मैंने नाश्ता किया। उसके बाद जब मैं अपने आवास के बरामदे पे आया तो हमने देखा कि 20-25 और पुलिसकर्मी हैं, और सब लोग शायद इसी फिक्र में आए थे मेरे पास। तो हमने एक ऑफिसर को बुलाया और कहा कि इनको, हमने एक पुर्जे पे एक एड्रेस लिखा और कहा कि किसी को अनुमति नहीं मिलेगी, इनको कहिए जाए वहां। माने जो कर्मी आपसे अनुमति मांगने आए थे कि भाई हमें बाबा साहब पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने की अनुमति दी जाए, उनका निरस्त कर दिए आपने। निरस्त नहीं, मतलब टैक्टिकली हमने कुछ चीजें सोच रखी थी, फिर इनको भेजा हमने। तो निश्चित रूप से इनको बड़ी निराशा उस वक्त हुई होगी। चेहरे तो उदास होंगे कि कहाँ पर गए, हम गए तो अनुमति मांगने के लिए, हमें क्या आदेश दे रहे हैं।
मगर जब उस एड्रेस पे ये गए तो इनको बड़ी हैरत हुई। वो एड्रेस कहाँ का था? वेस्ट बंगाल का एड्रेस था, एक मूर्तिकार का एड्रेस था। अच्छा अच्छा। तो इस दरमियान हमने उस मूर्तिकार से बात कर ली थी और ये वहां गए और वहां पे अंबेडकर की मूर्ति थी और भी मूर्तियां थी। भगवान बिरसा की मूर्ति थी, पटेल की मूर्ति थी, गांधी जी की मूर्ति थी। तो ये फिर लेके आए। इनके चेहरे पे एक जो अ, खुशी थी, जो चेहरा निराश होके गया था, अब दमकता हुआ वापस लौट रहा था। उसको मैं बयान नहीं कर सकता। और हमने कहा कि ये सारी मूर्तियां लगेंगी, एक ही प्लेटफॉर्म पे लगेंगी और जो परिसर है हमारा उसके मुख्य द्वार पे ही लगेंगी। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिनकी वजह से हम इस आजाद मुल्क में सांस लेते हैं, जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों के बलिदान के कारण हिंदुस्तान की रचना हुई, उनकी मूर्तियां अगर हमारे परिसर में न हो तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर सारी मूर्तियां लगी और हमने ये भी कहा कि इन मूर्तियों को लगाइए इकट्ठे, एक ही प्लेटफॉर्म पे लगाइए। बाद में फिर उसके पीछे महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति लगी, ईसा मसीह की भी मूर्ति लगी। और हमने कहा कि जो जो एरिया है जहाँ पे मूर्तियां लगी, उसके मेन गेट पे अलग अलग धर्म, सभी धर्मों का मोटिफ जो होता है उसको भी बनाइए। और जो प्लेटफॉर्म बना उसमें भित्ति चित्र बना, अशफाकुल्ला खान का भी बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी बना, कई शहीदों का बना। और जो पटना में शहीद हुए थे, 7 जो अमर शहीद हुए थे, उनकी भी भित्ति चित्र बना। तो इससे एक एक जनरेट होता है एक फीलिंग कि ये जो महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश की नींव रखी, बुनियाद रखी, उनका हम स्मरण करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इसकी पृष्ठभूमि ये है कि 2009 में, मैं पलामू का रहने वाला हूँ, हमने एक विशेष मोहल्ले में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई। आपको आश्चर्य होगा कि सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं, तब स्कूल जाते हैं। और स्कूल से लौटते हैं तब फिर वहां रुकते हैं, तो मूर्ति को प्रणाम करते हैं और जाते हैं। और 14 अप्रैल को उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। पहली मूर्ति लगी अब बाबा साहब अम्बेडकर की, कई और मूर्तियां भी लगी हैं। अम्बेडकर साहब की जब मूर्ति वहां लगी, उसके बाद लोगों के भीतर ये उनके बारे में जानने की उत्कंठा हुई। और आज के दिन में एक पिछुलिया एक जगह है, वहाँ बड़ी पहाड़ी है, वहां पे एक उनके नाम पे कई मूर्तियां हैं, उसमें उनकी भी मूर्ति है। और उस क्षेत्र में 14-15 प्रतिमाएं लग चुकी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें दरअसल होना तो बहुत पहले चाहिए था। हम लोग आपने देखा होगा, अगर आप भोजपुर में जाएं, औरंगाबाद में जाएं, पलामू के भी कुछ इलाकों में जाएं, तो गांव के बाहर आपको एक गेट मिल जाएगा। उस गेट में लिखा रहेगा कि फलाना द्वार। आप उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि ये कोई मनीषी नहीं थे, कोई महापुरुष नहीं थे, कोई विद्वान व्यक्ति नहीं थे, वो अपने अपने इलाके के धनी मानी लोग थे। मगर वैसे लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने आजाद हिंदुस्तान का निर्माण किया, उनकी प्रतिमाएं नहीं लगाते। प्रतिमाएं लगाते भी हैं तो जातिगत प्रतिमाएं लगाते हैं। हाँ, वो राष्ट्रीय जो हमारे कहते रहे आदर्श रहे हैं, उसमें भी जातीय सूत्र जातीय तत्व मिलता है। मेरी आखिरी पोस्टिंग थी जब मैं झारखंड पुलिस एकेडमी में था।
आप आज उस परिसर में जैसे ही प्रवेश करेंगे, एकेडमिक परिसर में, तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर की भी मूर्ति मिलेगी, आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भी मूर्ति मिलेगी, शेख भिखारी की भी मिलेगी, राजेंद्र प्रसाद की भी मिलेगी, बाबा साहब अम्बेडकर की भी मिलेगी, बिरसा की भी मिलेगी, और सरस्वती की भी प्रतिमा मिलेगी, माँ सरस्वती, जो कि एकेडमिक परिसर है। तो पटेल, गांधी, नेहरू, ये हमारी विरासत है। नहीं, ठीक है, आपने उन्हें विरासत माना, पर सवाल यही है ना कि आपसे पहले उसी परिसर में जी, अब क्या बोले थे नाम, मसूबिनी, मुसाफिर। मुसाबिनी, उस मुसाबिनी के परिसर में अंबेडकर की प्रतिभा पर माल्यार्पण करने पर तो अघोषित प्रतिबंध ही था। और यह माइंड से आदि आदि दलित जाति के लोग या वंचित जाति के लोग या समान जाति के वैसे लोग जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, उन पर माल्यार्पण करने के लिए भी उन्हें आदेश की जरूरत पड़ती थी। तो निश्चित रूप से एक परसेप्शन तो था कि हाँ, ये परसेप्शन कोई एक दिन में विकसित तो हुआ नहीं होगा, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी घटना, कोई ना कोई कथा रही होगी, जिसको मैं जानता भी हूँ, मगर कैमरे के सामने बहुत सारी चीजें नहीं कही जाती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के सामने आपका सर झुकता है, या कुंवर सिंह की प्रतिमा के सामने आपका सर झुकता है, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा के सामने आपका सर झुकता है, तो यूं ही नहीं झुकता, ये पूरे हिंदुस्तान का सर है जो झुकता है। तो उनको ऐसा करके हम उनकी महिमा को अपनी भीतर आत्मसात करते हैं। हमको ये लगता है कि ये जो पूंजी है हमारी, ये हमारे पुरखों की पूंजी है, इसको हमने बहुत मुश्किल से अर्जित किया है, ये बाप दादा की संपत्ति है, और इस संपत्ति को हम ऐसे जाहिर नहीं कर सकते। वहाँ पे एक और मुसाबनी में ही कैंपस है, वो सीटीसी कहते हैं, वहाँ ट्रेनिंग कैंपस है। आप वहाँ भी जाएंगे तो आपको जैसे ही परिसर में आप घुसेंगे, एकेडमिक बिल्डिंग के बाईं तरफ एक तरफ आपको भगवान बिरसा की प्रतिमा मिलेगी, दूसरी तरफ भगत सिंह की प्रतिमा मिलेगी। ऊपर आप जैसे ही चढ़ेंगे सीढ़ियों से तो आपको गांधी जी की प्रतिमा मिलेगी, आपको पटेल की भी प्रतिमा मिलेगी, आपको शहीद स्मारक भी मिलेगा। मैं जहां जा रहा हूं मैंने शहीद स्मारक जरूर बनवाया। उसके पीछे की भावना यही है कि आप अपने शहीदों का नमन करना सीखें, क्योंकि जो व्यक्ति देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद होता है, नक्सलियों की गोली से मारा जाता है या किसी अन्य तरीके से मारा जाता है, जिसने अपनी शहादत दी है, वो शहादत के कारण ये हिंदुस्तान जीवित है, तो आप उसका नमन नहीं करेंगे, ये कैसे होगा? नहीं, पर एक परसेप्शन तो है इस सच्चाई से कि बाबा साहब जो है सिर्फ दलितों के नेता है। ये परसेप्शन यहाँ का जो अगड़ी जाती है, अगली जाति के एक बड़े हिस्से में, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक बड़े हिस्से में यह परसेप्शन है। वो अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध तो नहीं करेंगे, पर उसका बहुत ज्यादा समर्थन नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में जो लोग भी हैं, बिना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े ब्यूरोक्रेसी में आप आ नहीं सकते, और पॉलिटिकल साइंस की जो, सिविक साइंस की जो बुनियाद है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता को बिना नमन किए हुए, बिना उसको अपने भीतर धारे, आप कैसे ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं, कैसे कोई ऑफिसर बन सकता है? समझ से परे है। हाँ, ये जरूर है कि जातीय जो संरचना है और जातीय जो समझ है उसमें विकृति है, जिसके कारण कई दफा आबादी का एक हिस्सा एक पर्टिकुलर किसी शहीद को या पर्टिकुलर किसी मनीषी को या आज़ादी के लड़ाके को वो अपना मानता है और किसी दूसरे को गैर मानता है। ये जो संकीर्णता है, युद्ध तो इसके विरुद्ध होना ही चाहिए, और ये एक तरह से एक संकल्पित आपने जिन जिन प्रतिमाओं को लगवाया अपने सेवा काल में, तो यह तो इसी युद्ध का हिस्सा था ना। बिल्कुल इसी युद्ध का हिस्सा था। आप एसटीएफ में जाएंगे झारखंड जगुआर में, तो वहां भी हमने एक बहुत बड़ा शहीद स्मारक बनवाया था। उसके पीछे एक ही धारणा थी कि जब भी इस शहीद स्मारक की बगल से गुजरो, तुम्हारे भीतर में
अपने जो शहीद हैं उनके प्रति न सिर्फ सम्मान जागृत हो, बल्कि उसका कुछ अंश तुम्हारे भीतर प्रवेश करे और तुमको लगे कि जब शहादत देने का समय आए, मृत्यु का वरण करने का समय है, तो तुम जीवन से अधिक मृत्यु का वरण करने पर अपनी सारी जो सुविधा है उसको जागृत करो। क्योंकि ये जो मृत्यु है, शहादत जो है एक मृत्यु है। अब मृत्यु पुलिस जीवन के लिए या सैनिकों के जीवन के लिए उल्लास का विषय है, ये हर्ष का विषय है कि हमने अपनी जान जो इस धरती के लिए दी। ये कोई शोक का विषय नहीं है। इसीलिए मेरी ये हमेशा से इच्छा रही है कि उसको खूब बढ़िया से सजाया जाए, ढंग से रखा जाए, ताकि श्रद्धा के साथ साथ आत्मविश्वास भी पैदा हो और एक मृत्यु को उत्सव के रूप में ग्रहण करने की शक्ति भी पैदा हो। आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से या बहुत उसकी तह में जाके समझने की कोशिश करते रहते, चाहे वो नेशनल मूवमेंट हो या फिर हमारे झारखंड का संदर्भ हो। ऐसा क्यों है? क्या आपने इस संदर्भ को कभी समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है कि यहाँ के जो तथाकथित अगड़ी जाति के लोग हैं, तथाकथित स्वर्ण जाति, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं इस कास्ट बिलीव नहीं करता, पर जो तथाकथित सो कॉल्ड हैं, वह समाज बाबा साहब को अपना आदर्श क्यों नहीं मानता? और क्या कारण है इसके? जबकि बाबा साहब ने यदि समानता की बात की, शांति की बात की, बराबरी की बात की, तो सबके लिए था। महिलाओं के हक की बात की तो सारी महिलाओं के लिए था। आखिर ये परसेप्शन कहां से निर्मित होता है? ये पढ़ाई लिखाई का बुनियादी हिस्सा होना चाहिए था, जो नहीं है संयोग से। आप जिस एनवायरनमेंट में पढ़ाई लिखाई करते हैं, उस एनवायरनमेंट का कुछ हिस्सा आपके जहन में जाता है। आपको पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है जिस तरीके से पढ़ाता है, उसी तरीके से, उसी चश्मे से आप दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। आप जिस घर में पैदा होते हैं उसमें भी एक चश्मा होता है दुनिया को देखने का। गड़बड़ी यहीं पर है। एक संकीर्णता के भाव के साथ हम बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमारी मित्रता भी कई दफा जाति के आधार पर होती है। जी, हमारी जो समझ जो विकसित होती है वो जातिगत धारणाओं के आधार पे होने लगती है। इसको तोड़ने का काम दरअसल होना चाहिए था 50 के दशक में ही, और ये सबसे बड़ा माध्यम था हमारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने से। मगर हमने अपने सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो ऐसी बनाई और बहुत सोच समझ के धीरे धीरे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को हमने नग्नता के स्तर पे जाकर ध्वस्त कर दिया। नतीजा क्या है कि जो करोड़ों बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़ के निकल रहे हैं, वो उसी चश्मे से देख रहे हैं, उसी दमित इच्छाओं के चश्मे से, जिसके विरोध के लिए, जिसके खिलाफ लड़ने के लिए संसार में हम और आप पैदा समान जाति। मैं आपके मूल प्रश्न से हट नहीं रहा हूं, मगर आपका जो मूल प्रश्न है वो, उसका कारण भी मूल रूप से यही है कि आपको डे 1 से बताया जाता है कि आप दूसरी जातियों से बेहतर हैं, आप दूसरी जातियों से ऊंचे हैं, आपको आपकी उच्चता के भाव के साथ बाकी समाज के लोगों को ग्रहण किया जाना चाहिए। ये जो भावना आपके भीतर जागृत की जाती है, दरअसल इसी से मनुष्य का पराभव शुरू होता है। इसी के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई थी, जन्मजात जो श्रेष्ठता के खिलाफ, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात इसीलिए वे कर रहे थे। तो क्या अगली जातियों को लगता है कि बाबा साहब जिस अंदाज में और जिस जो कास्टलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वर्गहीन समाज बनाने की बात कर रहे हैं, जहां इक्वालिटी होगी, कोई गैर बराबरी नहीं होगी, वह हमारा जो सोशल सुपरमेसी है उस पर खतरा है। लॉ ऑफ इनर्शिया जो फिजिक्स का एक सिद्धांत है, जड़त्व का सिद्धांत, जो वस्तु जैसी है ठीक वैसी ही बने रहना चाहती है। जो जातिगत व्यवस्था है उसमें भी एक जड़त्व, एक जड़ता है। उसमें जो ऊपर की जातियां हैं वो चाहती हैं कि हम जैसे हैं
और जिस तरह की स्वीकार्यता, जिस तरह का एक्सेप्टेंस सोसाइटी में हमारा है, वैसा ही बना रहे, इसका घनत्व कम ना हो। तना कम नहीं है। इसके विपरीत जब नई रोशनी, नई दृष्टि, नया विजन समाज के हर एक हिस्से में पैदा हुआ, तो नीचे की जो जातियां हैं वो संघर्ष करती हैं कि तुम सिर्फ इसलिए कि एक फलाने जाति में पैदा हुए हो हमसे श्रेष्ठ नहीं हो। नहीं हो सकते। तो एक तरफ श्रेष्ठता का सघन घनत्व वाला भाव है और दूसरे तरफ उसके विरोध में उपजी हुई एक नई दृष्टि है। इन दोनों के बीच में संघर्ष है। पर एक संघर्ष की और बात करता हूं, दिखलाता हूं मैं। समानतः माना जाता है कि अगड़ी जातियों का जो सोच होता है पिछड़ी या दलित जातियों के प्रति बराबरी का नहीं होता। पर मैं बाबा साहब का काफी सम्मान है, एक कि उन्होंने मिसाल कायम किया हिंदुस्तान में, उनकी बराबरी नहीं की जा सकती। पर मैं यह सवाल कर रहा हूं कि मंडल कमीशन से पिछड़ी जातियों को जो 27% रिजर्वेशन मिला, यह तो बीपी सिंह ने दिया था। पिछड़ी जातियों को 27% वीपी सिंह एक जातिगत संस्था नहीं है। आप मान सकते हैं वो एक वैचारिक प्रतिमान है समाज के। मैं या आप, हम लोग जिस समाज में जीते हैं उसमें जो आम धारणाएं हैं वो इसी प्रकार की हैं जिसकी चर्चा हम और आपने की है। नहीं, मैं इसलिए बीपी सिंह को उदाहरण दे रहा मैं हूं। ये भी कह रहा हूं कि जो ताकतें, जो शक्तियां, जो संस्थाएं सर्वोपरि हैं, जो राष्ट्र का निर्माण कर रही हैं, करने में जुटी हुई हैं, ये दरअसल उनकी सोच में ही यही बात आनी चाहिए कि इस धारा को जरा सा बदल देनी चाहिए। और जैसे ही वो ये सोचेंगे सचमुच बदल जाएगा। वीपी सिंह ने जब नोटिफाई किया मंडल कमीशन को 27% आरक्षण की, जब उन्होंने बात कही तो सारा हिंदुस्तान जल उठा। सैकड़ों हजारों ऐसी घटनाएं घटी जिसमें किसी ने आत्मदाह कर लिया तो किसी ने कुछ कर लिया और ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान जल रहा हो। मगर आज वो एक सच्चाई है जिससे बहुत फर्क पड़ा। जब ईडब्ल्यूएस लागू किया गया, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस थे उनके लिए 10% आरक्षण जब सरकार ने लागू किया, एक व्यक्ति सड़क पे नहीं आया। जबकि ईडब्ल्यूएस की जातीय था हमारा, अगड़ी जातियों का आरक्षण है। अगड़ी जातियों आबादी 10% है, उनको 10% का आरक्षण दे दिया गया। बिल्कुल। और फिर भी कहीं विरोध का एक स्वर नहीं उठा। 10% अगर आप मानते हैं आबादी है, मान लीजिए 15% सवर्णों की आबादी है, उसमें से जो पिछड़े लोग हैं, आर्थिक रूप से जो विपन्न लोग हैं, उनको 10% रिजर्वेशन है। कोई व्यक्ति सड़क पे नहीं आया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। मतलब ये है कि जब आप समर्थ जातियों के बारे में कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो विरोध नहीं होता, लेकिन जब आप विपन्न, दलित, वंचित, पिछड़ी जातियों के बारे में कोई बड़ा फैसला लेते हैं जो उनके जीवन की धारा को बदल दे तो विरोध होता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि जातियों के भीतर जो चेतना जगी है, खासकर दलित और पिछड़ी जातियों के भीतर, वंचित जातियों के भीतर, इसका सम्मान अगड़ी जातियां नहीं कर पा रही। जबकि चाहिए ये था कि जो अगड़ी जातियां हैं उनको आगे बढ़ के कुछ ऐसा निर्णय करना चाहिए था कि जो दबी कुचली जातियां हैं वो समाज ऊपर की तरफ। तो अगड़ी जातियों की ओर से तो मैं यही तो कह रहा था कि बीपी सिंह, अर्जुन सिंह, जिन्होंने 27% एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया, तो अगड़ी जातियों की ओर से तो पहल हुई है। ठीक है, अगड़ी जातियों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मैं कह रहा हूँ ना कि होना चाहिए था ना कि जो नदी है, अकेले गंगा नदी जिसको सबसे पवित्र नदी कहते हैं, अकेले उसकी धारा नहीं है। हजारों नदियों की धाराएं मिली हैं, उसमें सैकड़ों नालों का पानी मिला है, फिर भी वो गंगा गंगा है। हमारी सोसाइटी ऐसी ही है, जो ये बहता हुआ नाला है जिसमें आप पाँव नहीं धो सकते, जैसे ही गंगा में उसका पानी मिल जाएगा आप उसका पानी पीते भी हैं, आचमन भी करते हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा था वो यही है कि ये तमाम जो जातियां हैं, चाहे वो अगड़ी जातियां हो, पिछड़ी हो, वंचित जातियां हो,
सबके भीतर एक समरस भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। अगर आप गौर से देखेंगे बाबा अम्बेडकर साहब की जीवनी को अगर आप पढ़ें, महाराष्ट्र में पैदा हुए, एक दलित परिवार में पैदा हुए, किसने उनको पढ़ाया, किसने उनको विदेश भेजा? विदेश में उन्होंने वैसी ही पढ़ाई की जैसे कि कभी नेहरू, पटेल और गांधी ने की थी। आप ये जो 4 नाम हैं, इन चारों नामों को ध्यान से देखिए, इन सब ने विदेश जाकर पढ़ाई की। और विदेशों में क्या पढ़ा इन्होंने? विदेशों में इन्होंने बराबरी का पाठ पढ़ा। इनका चश्मा जो है बदल गया। इनको लगा कि अरे हम और वो बराबर हैं और ये बराबरी की लड़ाई हमको लड़नी चाहिए। और वो हिंदुस्तान वापस लौटे, उन्होंने बराबरी की लड़ाई शुरू की। तो इसके पीछे जो मूल मंत्र है वो पढ़ाई ही है। तो इसका मतलब तो यह भी हुआ ना कि समता, समानता और भाईचारा, जिसके प्रतीक नेहरू भी थे, पटेल भी थे, अंबेडकर भी थे, गांधी भी थे और दूसरे तमाम नेता थे। करीबन सारे लोगों की पढ़ाई विदेश में हुई। तो यह समानता, इक्वलिटी और स्वतंत्रता का जो भाव है वो विदेशी शिक्षा से ही मिलती है क्या? नहीं, असल में आप जरा पीछे लौटेंगे, आप वेदों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आज से हजारों साल पहले जो बौद्धिक स्तर था जीवन का, जीवन की जो दृष्टि थी, वो शायद आज भी नहीं है। मगर किसी कारण से हम गुलाम होते रहे। गुलामी आपको सबसे पहले आपके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देती है, आपकी सांस्कृतिक चेतना को नष्ट करती है। उसके बाद आपको हमेशा ये यकीन दिलाती है कि तुम दूसरे दर्जे के आदमी हो, तुम बेहद मामूली लोग हो। ये जो मृत्यु है, इस मृत्यु के कारण हमने अपने अतीत को भी भुलाया। अतीत में लिखी हुई वो जो सारी चीजें थी उसको भी भुलाया। हमने अंग्रेजी पढ़नी शुरू की, और अंग्रेजी जब हमने पढ़ी और जब हम दुनिया के दूसरे इलाकों में गए, तब हमने देखा कि दरअसल जो मनोभाव हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में थी, अरे वो तो यहाँ भी है। और अगर ये जो मनोभाव है, इस मनोभाव के साथ हम युद्ध करते हैं, सामाजिक युद्ध करते हैं, तो हम बराबरी की लड़ाई जीतेंगे। और उस बराबरी की लड़ाई में जो सबसे बड़ा हक अदा किया वो एक किताब ने किया, जिसको संविधान आप कहते हैं। और संविधान को लिखने वाला एक दलित है, जिसने लिखा कि सब बराबर हैं, सबके हक और हुकूक बराबर हैं, राजा भी एक ही वोट करेगा। आपको नहीं लगता कि समाज का एक हिस्सा आज भी अपनी बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है? समाज का एक थोड़ा सा ही हिस्सा पर आज भी उस बराबरी की लड़ाई को उनकी बराबरी की लड़ाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं मानता हूं कि जो 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली, वो एक तरह से प्रतीकात्मक आजादी थी। ये लड़ाई जारी है। लड़ाई आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू तब हुई 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान अस्तित्व में आया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताब लिखी, जो जमहूरियत की सबसे पवित्र किताब है, प्रजातंत्र की जो प्राण शक्ति है, इस किताब के आने के बाद आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू हुई। आजादी की तीसरी लड़ाई 1970 के दशक में शुरू हुई, जब जेपी ने कहा संपूर्ण क्रांति करो और जनेऊ तोड़ के फेंक दो, मुकम्मल आजादी की लड़ाई लड़ो। और आजादी की तीसरी लड़ाई शुरू हुई। ये जो आजादी की तीसरी लड़ाई है, आज भी हम लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई, आप इस लड़ाई को समझने के लिए आप कभी मुसहरी में जाएं, कभी आप भुइयां टोली में जाएं, अब 15 अगस्त को समझने की कोशिश करें, या 26 जनवरी को समझने की कोशिश करें। उनके लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी एक दोना बूंदिया है, क्योंकि आजादी की मुकम्मल लड़ाई अभी तक जारी है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, साइंस हो, इन सभी क्षेत्रों में मामूली आदमी की हैसियत को, और सबसे बड़े हिंदुस्तान के पदाधिकारी,
की हैसियत को मानवीयता के पैमाने पर बराबर नहीं समझा जाएगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अभी आप देखें, आपको समझ में नहीं आया कि जो जमहूरियत है हिंदुस्तान का पिछले 78 सालों से कैसे कायम है। इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी जो बुनियादी ताकत है वो यही है कि आप सड़क के किसी चौराहे पे जाए और आपको हक है, हैसियत है कि आप अपनी सरकार की आलोचना कर सकें। ये जो ताकत है किसने दी? संविधान ने दी। ये ताकत किसने दी? नेहरू, पटेल, गांधी ने दी। पर इसी संविधान पर तो आज खतरा बताया जा रहा है। सोचने का तरीका अलग अलग है, चीजें समय के साथ बदलती हैं, घिसती हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां मानती हैं कि ये जो संविधान है आज खतरे में है, संविधान बचाव की बात हो रही है और दावा यह किया जा रहा है कि मौजूदा दौर में बाबा साहब की जो प्रासंगिकता कल भी थी, प्रासंगिकता आज और भी बढ़ गई। होता यह है जमहूरियत में कि जब आप कोई कानून बनाते हैं तो ये कानून तब तक कानून नहीं बनता जब तक ये दोनों सदनों से पारित नहीं हो और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो। उसके बाद भी जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं, जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि समय के साथ कुछ चीजें घिस जाती हैं। जैसे हिंदुओं में आज से 200 साल पहले 10 साल 8 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी। फिर राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया, बड़ा सामाजिक आंदोलन था, सती प्रथा बंद हो गई। आज लड़कियां जो हैं यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस में है और उनकी मर्जी के विरुद्ध शादियां नहीं होती है। कुछ शादियां गांव में आज भी हो रही है, मैं मानता हूं, लेकिन एक बड़ा बदलाव तो आपको देख लिया। आप शाम को किसी और मांझी वाले इलाके में आप शाम को जाएं, स्कूल में जब छुट्टियां होती हैं, आपको सैकड़ों लड़कियां साइकिल से स्कूल से वापस लौटती दिखेंगी और आपको लगेगा कि ऐसा आपके बचपन में नहीं था। तो ऐसा तब भी नहीं था जब बाबा साहब हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और इसी हिंदू मैरिज एक्ट के सवाल पर उन्होंने नेहरू का मंत्रिमंडल से बाहर होने का फैसला किया। बिल्कुल। और मैं जो कहना चाह रहा हूँ और शायद जो आप जो कहना चाह रहे हैं वो यही है कि चीजों में जिस तेजी से बदलाव हाल के दिनों में होना शुरू हुआ है, इस सोशल प्लेटफॉर्म की दुनिया में, इस डिजिटल दुनिया में, कि महाराष्ट्र के किसी गांव में क्या हुआ आपको मालूम है, एक सेकंड बाद आपको मालूम है किस किस व्यक्ति ने क्या कहा, कहाँ कौन सा आंदोलन चल रहा है, कहाँ कौन सा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कहाँ पे पुलिस ने कौन सा अत्याचार किया, आपको तुरंत मालूम है क्योंकि आपके हाथ में है, आप एकदम कनेक्टेड हैं। इसने दुनिया की गति बहुत तेजी से बदली है। आज जो लड़के हैं, जो जो दलित समुदाय से आते हैं, जो जनजातीय समुदाय से आते हैं, उनके भीतर जो चेतना है आज से 15 साल पहले नहीं, वो नहीं थी, 20 साल पहले नहीं थी। तो ये चेतना का युग है, इसमें बहुत अंतर संघर्ष होगा, लेकिन भारत के लिए, इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए, इस देश के प्रजातंत्र के लिए सबसे जरूरी खाद है, यही खाद है, वो यही बीज है जिससे अगला जो 50 साल होगा हिंदुस्तान का, उसकी राजनीति और उसकी सामाजिक जो दशा है, दिशा है, वो तय होगी। 14 अप्रैल को आप क्या कर रहे हैं? लास्ट सवाल मेरा होगा। 14 अप्रैल को मैंने आपको बताया कि हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पे। 12 एक गांव है, वहां से जुलूस निकलता है, हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं और मैं भी उसमें शामिल होता हूँ। और वो जुलूस फिर जहाँ जहाँ प्रतिमाएं लगी हैं वहां वहां जाती हैं और अंत में एक जगह जाके समाप्त हो जाती हैं। लगभग 4 से 5 घंटे का एक कार्यक्रम होता है और मैंने ये महसूस किया और मैंने देखा है कि जातियों का जाल उस दिन टूट जाता है, जो बहुत सुखद है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई विशेष जाति के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें सब तरह के लोग होते हैं, सभी जातियों के लोग होते हैं,
सब लोग शामिल होते हैं और सब लोग ये कहीं ना कहीं ये मानते हैं या इस तरह का विश्वास प्रकट करते हैं कि इस समाज को बदलने की जरूरत है, समाज की जो समझ है उसको बदलने की जरूरत है, और ये बहुत तेजी से बदल भी रहा है। मैं आपको एक हैरत भरी, अब कुछ दिनों पहले मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था, तो मैंने उसको बताया कि जो छुआछूत है वो अब समाज से लगभग जा चुका है, लेकिन आज के कुछ दशक पहले ये छुआछूत एकदम से हावी था। हाँ, एकदम से हावी था, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। फिर संजोग से हम किसी पदाधिकारी के यहाँ गए, एक महिला पदाधिकारी है, उनकी ससुराल है हमारे इलाके में, तो उन्होंने बताया कि उनके सास ससुर कल सुबह उठ के गांव चले गए, क्योंकि उनको ये लगा कि उनका कोई सामान किसी ने छू दिया था। मतलब कि उनके घर का जो स्टाफ है स्टाफ होगा, उसने उनके किसी सामान को छू दिया था। तो ये वो पीढ़ी है, ये वो पीढ़ी है जिसने समाज को ऐसे ही जिया है, मगर दुनिया इससे बहुत आगे बढ़ गई है। और तब मेरी जो बेटी है उसको विश्वास हुआ कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले की दुनिया और आज की दुनिया में बहुत फर्क है, और ये बहुत तेजी से जो है चीजें बदल रही हैं, टूट रही हैं, खत्म हो रही हैं बहुत सारे। लेकिन हाँ, अभी भी मैं कहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जहां आप ढूंढेंगे आपको कोई राजपत्रित पदाधिकारी नहीं मिलेगा, कोई आपको ग्रेजुएट नहीं मिलेगा, कोई जैसे भंगी जाति है। तो अगर हम ये मानते हैं कि जो भंगी जाति है वो अभिशप्त है मैला साफ करने के लिए और धोने के लिए, अगर उसका जन्म ही इसलिए हुआ है, आज तक एक भी वहाँ मेरी नजर में नहीं आया, मेरी नजर में नहीं आया। मैं तो पुलिस कोई अधिकारी नहीं है, पुलिस में अभी तक नजर नहीं आया कि कोई उस जाति का व्यक्ति सब इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, एसपी हो, आज तक मुझे नजर नहीं आया अभी तक। तो ये सोच के बड़ा दुख होता है। 78 साल हो गया आजादी के, और अगर हम ये मानते हैं, इस तरह से दूसरी जातियां भी होंगी। हाँ कई जातियां होंगी, कई जातियां होंगी। अभी तो आदिम जनजातियों का एक बटालियन बना है, एक या दो बटालियन है, उसकी वजह से कुछ वैसी जातियां जो अदरवाइज सरकारी सेवा में नहीं है वो आई है, अदरवाइज तो नहीं आई है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, और ये मानसिक रूप से अगर हम इस पे इस मान्यता के साथ अगर हम मानसिक रूप से जी रहे हैं कि फलाना का जन्म ही इसलिए हुआ है कि नाली जाम है वो साफ करेगा, हमारा वॉशरूम दूसरा क्यों साफ करेगा। हमने ये भी देखा है कि जब स्वीपर की अगर बहाली हो रही है तो उसमें भी कैटेगरी है, जनरल कोटा है, फिर रिजर्व कोटा है, रिजर्व कोटा में भी कैटेगरीज है। तो जो जनरल कोटा में जो नियुक्त हो जाता है, मान लीजिए कोई सवर्ण व्यक्ति है, वो स्वीपर में, झाड़ूकश में बहाल हो गया, तो वो तुरंत उद्यम शुरू करेगा कि वो किसी सवर्ण पदाधिकारी के यहाँ चला जाए या किसी ऐसे दफ्तर में चला जाए जहाँ उसको चाय पिलाने का काम मिल जाए, लेकिन ये काम ना मिले। लेकिन मूल रूप से तो आप किसी दलित अफसर या किसी ओबीसी अफसर के नीचे उसे काम करने का मौका न मिले। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और संजोग से जो कांस्टेबल और उससे ऊपर के लोग हैं उनको ये त्रासदी कम झेलनी पड़ती है। लेकिन जब आप अमुक जाति के हैं तो आपका बॉडीगार्ड भी अमुक जाति का ही होगा, आपका ड्राइवर भी आपकी जाति का हो, या आपका जो रसोईया भी है आपकी जाति का हो, तो फिर ब्यूरोक्रेसी में अगर इस तरह की भावना है तो फिर समाज को आप क्या देंगे।
और हम लोगों ने देखा है कि अगर मुस्लिम ऑफिसर है तो उसका बॉडीगार्ड मुस्लिम है। क्यों? पूछने पे लोग बताते हैं कि हम कंफर्टेबल हैं। सारी लड़ाई तो इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की है, बाहर निकलने की है। मगर आप कंफर्टेबल हैं क्योंकि आपको लगता है कि हम, तो फिर आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सिर्फ अधिकारियों पर ही सवाल क्यों उठाया जाए? अब तमाम मंत्रियों को देख लीजिए, उनके पीए कौन है? मंत्रियों दरअसल एक अदृश्य कैडर है। जैसे आईएएस कैडर है, आईपीएस कैडर है, वैसे ही जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं या पर्सनल सेक्रेटरीज होते हैं, उनका एक कैडर है, उनका एक कैडर है। आप देखेंगे कि आज वो आदमी अमुक मंत्री का पीए है, वो मंत्री अगर हार गए चुनाव, कोई दूसरा मंत्री बना, तो फिर उनका पीए होगा। ये अदृश्य कैडर है और इसका एक जातीय, अगर इसकी आप व्याख्या करें तो आप हतप्रभ रह जाएंगे। उसमें 100 में 90 दफा वो अगड़ी जाति का होगा। तो हमारे जो ऐसा क्यों है? सिर्फ यही नहीं, आप दिल्ली में भी चले जाएं, किसी भी स्टेट में आप चले जाएं, आपको एक अदृश्य कैडर मिलेगा जिसकी सिर्फ नियुक्ति होती है। कैसे होती है ईश्वर जाने, क्यों होती है भी ईश्वर जाने, समझ से परे है, मगर ऐसा है। जैसे ही कोई मिनिस्टर बनेगा, आप देखेंगे कि मिस्टर एक्स अगर पहले फलाने के पर्सनल असिस्टेंट थे, पीए थे, अब हो गए हैं उनके और बड़े प्रसन्न हैं। तो ठीक वैसे ही है जैसे ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, मगर ये जो कैडर है ब्यूरोक्रेट से कम लंबी अवधि का कैडर नहीं है। ये भी 30, 35, 40 साल तक का कैडर है सर। इसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक अतिरिक्त विद्वता की आवश्यकता है। उस अतिरिक्त विद्वता के कई अर्थ हैं और बड़े व्यापक अर्थ हैं, मगर है। कहते हैं हमारे साथ संजय रंजन जी, जिनका मानना है कि बाबा साहब ने जिन मूल्यों की स्थापना के लिए अपनी लड़ाई की शुरुआत की थी, संघर्ष किया था, वह संघर्ष, वह युद्ध आज भी जारी है। हालांकि समाज तेजी से बदल रहा है और निश्चित रूप से हम एक इक्वल समाज की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी इसके लिए एक लंबी लड़ाई की जरूरत है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।